अब आते हैं हम मेन जहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है उस मुद्दे पे, दैट इज मिसाइल को अभी तक आपने देखा कि हमने अलग अलग टाइप में डिवाइड किया, कभी दूरी के आधार पे, कभी टारगेट के आधार पे, कभी निर्देश यानी गाइड करने के आधार पे। अब हम इसको डिवाइड करने वाले हैं इसके पाथ के आधार पे, यानी इसके रास्ते के आधार पे। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दो तरह की मिसाइल होती है बेसिकली, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, इसको एक एक करके देखते हैं। आराम से देखिए इसको, इमेज पे समझने की कोशिश कीजिए, आराम से समझिए। एक बार समझने के बाद फिर दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। सुनो, पाथ के आधार पे जो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल की बात करते हैं पहले। ये जो क्रूज मिसाइल होता है ये एक तरह से आप कह सकते हो बिना पायलट वाला मिसाइल है, यानी इसको लॉन्च करने के बाद भी ये पूरे होशो हवास में रहता है कि हमारा टारगेट कहां है, वो टारगेट जितना मूव करे वो हिट करके ही आना है उसको। इसीलिए इस तरीके के कारण उस क्रूज मिसाइल को, क्रूज मिसाइल के अंदर जो भी मिसाइल आता है उसको दागो और भूल जाओ कहते हैं। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है। जैसे नाग, हेलेना, अगर नाग को आपने लॉन्च कर दिया तो सो जाइए लॉन्च करके, वो जिस टारगेट पे जाना है वो उस पे हिट करेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हाथ से निकल गया तो गला काट के ही आएगा, चाहे वो त्रिलोक घूम के क्यों ना आए। अब ऐसा क्यों होता है? और ये क्रूज मिसाइल, अब देखो पहले बेसिक अंतर क्रूज और बैलिस्टिक का क्या है कि जो क्रूज मिसाइल होता है वो शॉर्ट दूरी की, एकदम छोटे दूरी की मिसाइल होती है। हाँ, क्रूज मिसाइल में स्पीड बहुत अधिक होता है, वो मैक के आधार पे उसका डिवीजन करते हैं कि साउंड के आधार के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड क्या है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो दूरी वाली मिसाइल होती है, बड़ा बड़ा विस्फोट, बहुत भारी भारी बम लेके जाना हो दूर तक ना तो बैलिस्टिक मिसाइल जाएगा। क्रूज मिसाइल जो होता है वो हमारे स्पेस, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ही रह के अटैक करता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता। जो ब्रह्मोस जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो हमारे एटमॉस्फेयर और बियॉन्ड एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल के अंदर भी और बियॉन्ड वायुमंडल एटमॉस्फेयर यानी उसके ऊपर भी जाता है और देन टारगेट पे अटैक करता है। क्लियर? क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल में मोस्टली जो यूज किया जाता है वो सॉलिड फ्यूल की को ज्यादा यूज करते हैं। क्रूज में लिक्विड फ्यूल का भी हम यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और कुछ अगर है, हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ना आसान होता है क्योंकि उसका जो लक्ष्य, उसका जो रास्ता होता है ना वो प्री डिटरमाइन होता है। क्रूज का प्री डिटरमाइन नहीं होता, और प्री डिटरमाइन नहीं होने के कारण फायर और फॉरगेट वाला कॉन्सेप्ट आता है। दागो और भूल जाओ, रडार भी नहीं पकड़ेगा और हिट करके भी आ जाएगा क्योंकि ये जमीन से बहुत नीचे नीचे चल सकता है। रडार की एक क्षमता होती है जो आजकल रडार खास करके लोग यूज किया जाता है वो वर्टिकल फॉर्म में तो काम करता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं करता, क्षैतिज रूप से काम नहीं करता। तो उस रडार के नीचे से अगर कुछ निकल रहा है, जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया था ना, एकदम नीचे नीचे हेलीकॉप्टर जा रहा था, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस था, एकदम नीचे नीचे गया, रडार पकड़ नहीं पाया। तो वही कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां पे क्रूज के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। क्रूज भी नीचे नीचे चला जाएगा, इवन 10 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है, जमीन से सी लेवल से 10 मीटर तक में ये उड़ के अटैक कर सकता है। तो ये इसका फायदा है। क्रूज के साथ एक और फायदा ये है कि क्रूज के अंदर जो फ्यूल यूज किया जाता है उस फ्यूल में, क्रूज में स्क्रैमजेट इंजन का यूज खूब होता है जो थ्रस्ट खूब देता है उसको। स्क्रैमजेट क्या है अभी हम बात करेंगे, लेकिन जो क्रूज मिसाइल है उसके अंदर फ्यूल तो ये लोग डाल देते हैं लेकिन ऑक्सीजन वो बाहर से लेता है। उसका जो इंजन होता है वो ऑक्सीजन बाहर से लेता है। फ्यूल कम जाता है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन के रूप में जो फ्यूल जाता है वहां पे अगर ये ऑक्सीजन बाहर से नहीं लेगा तब तो वो ऑक्सीजन भी उसी के अंदर रखना पड़ेगा। उससे साइज बड़ा हो जाता है जो बैलिस्टिक मिसाइल में होता है, जलने के लिए भी जुगाड़ उसी के अंदर रखना है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है वो चूंकि ऑक्सीजन बाहर से लेता है तो फ्यूल कम रखता है, साइज छोटा हो जाता है, छिपाना उसको आसान होता है। ये काम हम बैलिस्टिक के साथ नहीं कर सकते। तो अब आप क्रूज को थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, पृथ्वी के साथ साथ चलता है और निशाना आराम से सटीक लगा सकता है। ब्रह्मोस, नाग, ये सब उसी के अंदर है। ब्रह्मोस क्रूज का ही एग्जाम्पल है।
अब देखो क्या हो रहा है, अब देखिए अच्छे से। क्रूज मिसाइल को किया गया लॉन्च, क्रूज मिसाइल को किया गया लॉन्च। अब देख, क्रूज मिसाइल को यहां से लॉन्च किया गया। क्रूज मिसाइल ठीक से देखते चलो, लॉन्च हुआ, यहां पे गया, जाना कहां था इसको, इसका टारगेट था यहां पे। क्रूज मिसाइल को हमने लॉन्च कर दिया, इसको जाना यहां है, लेकिन ये जो टारगेट है उसने अपने रास्ते को चेंज कर दिया। तो कहते हैं ना बिना पायलट वाला, तो बिना पायलट वाला काम किया। अब इसको रास्ते में समझ में आ गया कि हमारा टारगेट तो मूव कर गया है, तो ये अपने रास्ते को बदल दिया और टारगेट पे पहुंच के हिट कर दिया, टारगेट खत्म। तो क्रूज मिसाइल का जो रास्ता है वो प्री डिटरमाइन नहीं होता। प्री डिटरमाइन नहीं होने के कारण, काफी लो चलने के कारण, साइज छोटा होने के कारण वो रडार की नजर से भी बच जाता है। स्पीड उसकी बहुत अधिक होती है, तो उसके कारण हिट बहुत जल्दी कर देता है। ऐसे कई सारे कारण हैं जिसके कारण क्रूज मिसाइल अब आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान, मतलब बहुत ज्यादा उस पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। फ्यूल भी कम जाता है क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन खींच लेता है। स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है, रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों फ्यूल लगा, इंजन लगा होता है उसके अंदर, तो उसके कारण तो ये सारी चीजें क्रूज मिसाइल के साथ होती है। इसीलिए क्रूज मिसाइल को अभी डेवलप लगातार किया जा रहा है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का एक एग्जांपल है जिसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा है। स्टार्टिंग वाले में रैमजेट था, बाद में स्क्रैमजेट आ गया। फ्यू अभी इंजन को हम देखेंगे तो हम आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं। ठीक है, ये तो क्रूज ही होगा ना। बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं, यहीं पे बैलिस्टिक भी देख लेते हैं। अब बैलिस्टिक को भी एज यूजुअल लॉन्च किया गया, बैलिस्टिक को भी यहां से लॉन्च किया गया, लॉन्च किया गया, लॉन्च किया गया। यहां पे पता चल गया इन भाई साहब को कि बैलिस्टिक किसी ने लॉन्च कर दिया। अब बैलिस्टिक लॉन्च किया, उसको पता चल गया अब आ रहा है वहां से, तब उसको पता पहले ही चल गया कि बैलिस्टिक लॉन्च होने वाला है या उस टाइम में लॉन्च हो जाएगा। बैलिस्टिक लॉन्च हो गया, ये बहुत तेजी से निकल के यहां आ गए। अब बैलिस्टिक मिसाइल वहीं से हवा में निकल गया। अब टारगेट ही गायब है, जाएगा वहां ब्लास्ट कर जाएगा, लेकिन टारगेट है ही नहीं, कुछ और को करके आ जाएगा। तो वो मिस कर गया ना, क्योंकि ये रास्ता नहीं बदल सकता है। अब आपके मन में आएगा ये रास्ता क्यों नहीं बदल सकता, अभी देखते हैं उसको। सवाल आना चाहिए कि आखिर ये रास्ता क्यों नहीं बदल सकता। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो पाराबोलिक पाथ होता है ना, सबसे पहले यही ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जो पाराबोलिक पाथ होता है उसको फॉलो करता है कौन, तो उसको ये जो क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल है उस पाराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। लगभग 45 का एंगल होता है, इस एंगल पे ये बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट की तरफ मूव करती है, टारगेट की तरफ मूव करती है। इट मींस कि बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता पहले से ही डिटरमाइन है कि बैलिस्टिक मिसाइल को अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से छोड़ेंगे तो ये बैलिस्टिक मिसाइल इसी रास्ते से आगे की तरफ जाएगा और ये यहीं गिरेगा, क्योंकि उसको 45 डिग्री पे पाराबोलिक, जिसको परवलयाकार पाथ कहते हैं, उसी पे उसको चलना है, उसका ये रास्ता ही है। जब परवलयाकार पाथ हमें पहले से पता है और ये रास्ता बीच में नहीं बदलता, एक बार लॉन्च हो गया तो हो गया, इसको हिट करना ज्यादा आसान है ना। अब ये तो हमें फिर पहले से पता है नहीं कि ये अगर यहां से लॉन्च होगा तो इसी रास्ते से चलेगा, तो इसका रास्ता प्री डिटरमाइन होता है, जिसके कारण इसको हिट करना, रडार में पकड़ में आना ये इजी होता है। अब देखो ये रडार के पकड़ में कैसे आता है, इसको देखिए। ये रडार के पकड़ में ऐसे आता है, ऐसे आता है कि अब यहां से ये लॉन्च हुआ, ये लॉन्च हुआ। अब ये कहां जाता है आपको मालूम है? ये सबसे पहले जाता है हमारे वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर, ऊपर पहुंचता है, ऊपर पहुंचा, ऊपर पहुंचा, ऊपर पहुंचा, और ऊपर से ये क्या होगा, ये यहां आएगा, इसका टारगेट यहां है ना, तो ये यहां आएगा और यहां आके अपने ये जो रेड कलर आप देख रहे हो ना, जो वॉरहेड है इसका रेड कलर का, इस रेड कलर के वॉरहेड को यहां पे छोड़ देगा। जब ये दोबारा से यहां से हमारे वायुमंडल को क्रॉस किया ना, और दोबारा से जब वायुमंडल में आया, तो ये हमारे वॉरहेड को इस टारगेट के ठीक ऊपर छोड़ देता है। ये क्या हुआ, ये यहां से लॉन्च हुआ, ये लॉन्च होके ऐसे जाता है, रास्ता वही है, लेकिन लॉन्च होके ये हमारे वायुमंडल से ऊपर निकलेगा, ऊपर निकलेगा
और फिर जब हमारे नीचे के वायुमंडल में आएगा तो इस वारहेड को यहां पे छोड़ देगा, ये रेड वाला अलग हो जाएगा, वारहेड अलग हो गया और ये जाएगा और इसके ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन अब आप कहोगे ये मूव क्यों नहीं करता? अब मन में सवाल आएगा ना कि ये मूव क्यों नहीं करता। ये अगर यहां चला गया तो मिसाइल बेकार हो गया, टारगेट हिट ही नहीं हुआ, टारगेट बच गया हमारा। तो मूव क्यों नहीं करता? तो मूव इसलिए नहीं करता कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये अपने वारहेड को छोड़ देता है। अब वो वारहेड हवा में फ्री स्टाइल में पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे आ रहा है। अब उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। जब कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा तो उसको हम कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं? अब तो ऊपर लाया वहां से छोड़ दिया, ऊपर लाया यहां से छोड़ दिया, ठीक है। तो अब तो वो ग्रेविटेशन फोर्स के तहत आ रहा है। अब आपको वहां से नीचे से भाग निकले तो भाग जाओ, हम तो ब्लास्ट करेंगे वहीं जाके, ठीक है। तो ये चीज होती है, इसके कारण ये जो है जिस टारगेट तय है वहीं पे गिरना है, टारगेट कहीं भी चला जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ग्रेविटेशन के थ्रू गिरता है, क्योंकि वॉरहेड को अलग कर दिया जाता है लास्ट में आने के बाद। क्लियर यहां तक? तो मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको टारगेट करना इजी है? एक तो उसका दो कारण है। आपने अभी देखा कि ये हमारे एटमोस्फेयर के बाहर, फिर एटमोस्फेयर और फिर उस पर हिट करता है। तो जैसे ऊपर पहुंचा रडार का तो सिग्नल मिल ही जाएगा। जैसे ऊपर पहुंचा अब तो रडार का सिग्नल मिल ही जाना है, और जब रडार का सिग्नल मिलना है तो हमारे पास या और देश के पास एंटी मिसाइल लॉन्च सिस्टम है ना, जैसे हमारे पास पिनाका है ना। तो एंटी मिसाइल लॉन्च सिस्टम से अब जैसे ही रडार को इस पता चला कि मिसाइल हमारी तरफ आ रहा है, वो आएगा और यहां पे हिट कर देगा, वायुमंडल के ऊपर ही हिट कर देगा। वहां से आ रहा है ना मिसाइल, देखिए उसने मिसाइल लॉन्च कर दिया, पता चला, और यही हिट कर दिया, तो अमूमन ये फेल कर जाता है। मतलब हम अभी अमेरिका के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा नहीं चला पाएंगे, वो हवा में ही खत्म कर देगा, वो हवा में, क्योंकि उसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ना वो बहुत मजबूत है, जो कवच जिसको कहते हैं वो बहुत मजबूत है, वो ऊपर ही उड़ा देगा सबको, कहानी खत्म। तो जब वो ऊपर उड़ा सकता है बैलिस्टिक मिसाइल को, तो आप सोचिए कि ये इतना इफेक्टिव नहीं है ना, तब फिर मन में आएगा फिर इसको बनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि मजबूरी भी है, बैलिस्टिक मिसाइल की बनाना मजबूरी भी है। बड़े टारगेट को हिट करना, दूर लेके जाना, उसमें यही काम करता है। इसको स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है ताकि रडार से बच जाए, जैसे आकाश मिसाइल बचाया भी जा रहा है। तो ये तकनीक है, ये तरीका है इसके मूव करने का। 45 डिग्री एंगल पे ही चलता है, रास्ता पहले से डिटरमाइन होता है, तो इसको एंटी मिसाइल से रोकना आसान होता है। ये फिक्स टारगेट पे अटैक करता है, टारगेट मूव कर गया तो मूव कर गया, ये गिरेगा वहीं पे, क्योंकि ये बाद में लास्ट में ग्रेविटेशन के थ्रू फ्री स्टाइल में नीचे की तरफ गिरता है इसका वॉरहेड। तो ये कारण है इसका, ठीक है। अब इसके बाद अब यहां पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, वो ये बात है कि ये जो हमारा मिसाइल है जिसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, इस बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में यहां पे ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर रॉकेट वाला इंजन ही यूज होता है। मोस्टली फ्यूल के रूप में यहां पे हम सॉलिड फ्यूल का ही यूज करते हैं। मन में सवाल आएगा कि जब ये जैसे अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है ना, अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि जो 5 है उसका रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है और लगभग 1500 केजी के आसपास वो वॉरहेड लेके जा सकता है। केजी के आसपास वॉरहेड लेके जा सकता है। 5000 किलोमीटर तक का टारगेट, 1500 किलोमीटर तक का वॉरहेड लेके जा सकता है। सेम लक्षण कर्म यानी सेम इसी तरह की का फीचर पीएसएलवी के अंदर भी। पीएसएलवी क्या करता है? लॉन्च सैटेलाइट को। मिस आकाश क्या करता है? कहीं जाके ब्लास्ट। लेकिन जब आप इंजन पे आएंगे तो वहां लिक्विड फ्यूल का यूज नहीं करते। उसके पीछे सॉलिड तर्क है। तर्क ये है कि मिसाइल के बारे में पता नहीं होता कि इसको कब लॉन्च हो जाएगा। ये समझिए इसको, मिसाइल के बारे में ये नहीं पता होता कि हमें कब लॉन्च करना पड़ जाए। और मान लो कि अटैक हो गया तो हम अब उसके अंदर लिक्विड फ्यूल भरते रहेंगे, तब तो भर लिए फ्यूल और हो गया वो लॉन्च। तो हमें मिसाइल को हमेशा के लिए तैयार रखना पड़ता है। तो वहां जो लिक्विड फ्यूल है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता।
हम सॉलिड फ्यूल का कंटेनर तैयार रखते हैं, डाला, पैक किया और मिसाइल लॉन्च, ठीक है। लेकिन पीएसएलवी में क्यों रहता है लिक्विड? अब पीएसएलवी में हमें पता है कि पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर टाइम में सेकेंड 20 सेकेंड पर यह लॉन्च होना है, तैयारी हफ्तों से चल रही होती है। और वो क्या होता है, वो रिसर्च मिशन होता है, उस पर एक हम मोटा पैसा भी खर्च कर सकते हैं। तो हम उस पर तैयारी करते रहते हैं, हमें पता होता है एक ही बार उसको लॉन्च करना है और सैटेलाइट लॉन्च करना है, एक बड़ा काम है। तो वहां पे हम, क्योंकि हमें से पहले से पता होता है तो हम काम करते हैं, लेकिन ये काम हम मिसाइल में नहीं कर सकते। एक बड़ा रीजन है कि आकाश मिसाइल, जो अग्नि मिसाइल है या कोई इस तरह का बैलिस्टिक मिसाइल होता है, उसके अंदर लिक्विड का यूज हम नहीं करते, हम इंजन के रॉकेट इंजन का यूज करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं सॉलिड का यूज करें ताकि वो हमेशा के लिए रेडी हो और दूर तक मार कर सकता है। टारगेट मूव करने पे निशाना इसका चूक जाता है। ये सब इनकी क्वालिटी है, ये सब इनकी क्वालिटी है। और जो मिसाइल है वो सॉलिड प्रोपल्सन यूज करता है, लिक्विड नहीं करता। उसके पीछे भी कारण मैंने आपको बता ही दिया है। और ये जो रॉकेट टेक्नोलॉजी पे आधारित है, 45 डिग्री पे मूव करता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी और बाहर भी काम करता है, रडार की पकड़ में आ जाता है, बड़े वजन वाले बॉम्ब को लेके जा सकता है, दूर तक जा सकता है। इसके अंदर फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों होता है, क्योंकि इसके अंदर रैमजेट इंजन, क्रूज मिसाइल की तरह रैमजेट इंजन नहीं लगा होता कि वो ऑक्सीजन बाहर से ले ले, ठीक है। रैमजेट इंजन नहीं लगा होता है कि वो ऑक्सीजन बाहर से ले ले। तो ये यहाँ पे इसी कारण इसके अंदर फ्यूल भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, ताकि दोनों जल के एक थ्रस्ट उत्पन्न करे। तो ये सारा है और ठीक है, इतना काफी है यहाँ पे। इसके बाद ये जो हमारा मिसाइल है ना, ये जो मिसाइल है बैलिस्टिक, इसको हम दूरी के आधार पे डिवाइड करते हैं। अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है ना, एसआरबीएम, एमआरबीएम, आईआरबीएम और आईसीबीएम, इसको हमने डिस्कस कर लिया, राइट, ठीक है। क्रूज मिसाइल की जो बात हमने अभी किया था, तो क्रूज मिसाइल को रास्ते के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो क्रूज मिसाइल को साउंड की स्पीड के आधार पर अंतर करते हैं उसमें, जैसे सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। जैसे सबसोनिक क्या है, लेस देन 1 मैक, यानी साउंड की स्पीड से, अगर साउंड की स्पीड को 1 मैक कहते हैं, उस साउंड की स्पीड से अगर कोई लेस है, कम स्पीड में चल रहा है, दैट इज सबसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब होता है कि 1 to 5 मैक, यानी 1 से 5 मैक के बीच में अगर चल रहा है, दैट इज सुपरसोनिक। और तीसरा हाइपरसोनिक है, 5 से अधिक मैक पे अगर चल रहा है तो हाइपरसोनिक है। यहीं पे एक चीज हम डिस्कस कर देते हैं, यहीं पे एक चीज और डिस्कस कर देते हैं कि यहां पे 2 इंजन यूज किया जाता है। मैंने अभी बोला ना, बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर हम रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन का यूज नहीं करते हैं, बैलिस्टिक में नहीं करते, लेकिन क्रूज में कर देते हैं, क्योंकि हमें वहां थ्रस्ट बहुत तेज चाहिए। एकदम नहीं होता रॉकेट की स्पीड में, कहते हैं रॉकेट, लेकिन वो अलग चीज हो जाता है, एकदम तेजी से निकले साउंड की स्पीड में और वो सीधा अटैक करे जाके, तो वो क्रूज में मिलता है। तो क्रूज के लिए हम रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन का यूज करते हैं। अब मन में आएगा, यार ये रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन है क्या, ऐसा क्या बड़ा अंतर है इन दोनों के बीच में? देखिए, रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन के बीच में अंतर यह है कि रैमजेट को जो डेवलप किया गया है, वो सामान्य रॉकेट में हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मली हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों डाल देते हैं, नॉर्मली डाल देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में जलने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए ना, डाल देते हैं। फ्यूल हमें अच्छे से भरना पड़ता है, वो भारी हो जाता है, फ्यूल भी बहुत अधिक चला जाता है। लेकिन जिसमें रैमजेट इंजन लगा होता है, उसमें ऑक्सीजन डालने की जरूरत नहीं होती, उसमें फ्यूल के रूप में केवल हाइड्रोजन डाल दिया गया। अब कहोगे वो जलेगा कैसे, तो उसके अंदर खासियत ये होती है कि वो वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से, अपने उड़ान के दौरान वो बाहर से जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, उसको वो ले लेता है और फ्यूल पंप तक पहुंचा के उससे अपने फ्यूल को जला देता है। तो हवा से ऑक्सीजन लेने के कारण इस मिसाइल का वजन भी कम हो जाता है, इस मिसाइल का पावर यानी इसका थ्रस्ट बहुत तेज बढ़ जाता है और बहुत देर तक ये आराम से चल सकता है। हल्के होने के कारण इसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक वो कोई भी मिसाइल हल्का नहीं होगा ना, स्पीड नहीं बढ़ेगी। हम बैलिस्टिक मिसाइल को क्यों दूरी के आधार पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये स्पीड नहीं है, ये स्पीड क्रूज मिसाइल के अंदर है, और उसका कारण उसका हल्का होना। आखिर क्रायोजेनिक, जीएसएलवी के अंदर जो क्रायोजेनिक इंजन गया लगा, तो उसके कारण क्या हुआ, वो तो लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसमें, तो उसके कारण फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि वो मिसाइल हल्का हो गया।
हल्का हो गया तो ऊपर तक जाना आसान हो गया उसके लिए। तो वही काम यहां पर होता है। तो स्क्रैमजेट इंजन जो होता है उसके अंदर फ्यूल जलाने के लिए ऑक्सीजन बाहर से आ जाता है, वजन हल्का हो जाता है, दूर तक अटैक होता है, ये सारी चीजें होती है। 1960 में सबसे पहले इसका यूज किया गया था। इस तकनीक को थर्मोडायनेमिक डक्ट भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डक्ट इसके लिए यूज किया गया है, और एयर ब्रीदिंग इंजन भी इसको कहा जाता है। तो यहां पे हम इसलिए रुक गए थे क्योंकि यहां आप देख रहे हो कि सब सोनिक में लेस देन 1 है, लेकिन सुपर सोनिक में क्या है, 1 to 5 है ना मैक, 1 to 5 मैक है, 1 to 5 मैक है। 1 to 5 मैक तक के क्रायोजेनिक में जो यूज होता है दैट इज रैमजेट इंजन, उसको रैमजेट इंजन कहते हैं। तो मैक 5 तक रैमजेट इंजन संभाल लेता है, लेकिन मैक 5 से ऊपर का अगर कोई मिसाइल या इंजन बन रहा है तो उसमें रैमजेट उसको नहीं संभाल पाएगा, उसके लिए स्क्रैमजेट इंजन होता है। क्लियर? स्क्रैमजेट इंजन होता है, यानी स्क्रैमजेट इंजन में सेम सिस्टम होता है, वो रैमजेट का अपग्रेडेड वर्जन है, तो कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, उस रैमजेट का ही वो अपग्रेडेड वर्जन है। क्लियर? दैट्स इट, इतना काफी है रैमजेट के लिए। इसके बाद डिफेंस